नमस्कार दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक खबर के साथ हम आपके सामने हैं। देश भर के ईपीएसयू 95 पेंशन भोगियों के लिए न्याय की लड़ाई एक आमूल-चूल मोड़ पर पहुंच गई है। 3 और 4 दिसंबर की तारीखें इतिहास के अंत में दर्ज होने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली जंतर मंतर में एक ऐसे जन आंदोलन के गवाह बन रहे हैं जिसकी तुलना शायद पहले कभी नहीं की गई हो। यह केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक मजबूत, एकजुट और मजबूत विद्रोह है जिसका समर्थन कमांड नेशनल कंसल्टेंसी कमेटी के हाथों में है। खास बात यह है कि इस आंदोलन में देश के कोने-कोने से सीधे तौर पर शामिल होने की पूरी संभावना है। ये मामूली समर्थन नहीं, बल्कि शेष पेंशनरों के साथ कंधे से कंधा समग्र सरकार को इस मुद्दे की शुरुआत से रोका जाएगा। उनकी मांग एक ही है, ईपीएस 95 से जुड़े सभी पेंशन भोगियों की न्याय संगत पेंशन को तुरंत मान लिया जाए। और यह आंदोलन केवल 2 दिन तक सीमित नहीं रहेगा। दस्तावेजों से मिली जानकारी के अनुसार यह संघर्ष 5 दिसंबर तक जारी किया जा सकता है। यह एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है जिसमें संसद के प्रतिनिधि सीधे भूमिका निभा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गुजरात में इस संघर्ष को एक नई ऊर्जा और दिशा मिली है। गुजरात से प्राप्त हुई है एक बहुत ही सकारात्मक और ठोस खबर। श्री RSC पटेल और श्री BK चौहान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली प्रतिनिधि मंडल ने पेंशन भोगियों की सभी मांगों को समेटे हुए एक मांग पत्र तैयार किया है। इस मांग पत्र को बहुत ही सुनियोजित और रणनीतिक तरीके से सीधे देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य को सौंपा गया है। यह कार्य इतनी सफलता के साथ कैसे पूरा हुआ? दरअसल गुजरात के पेंशनरों, विभिन्न संगठनों के नेताओं और सदस्यों ने एकजुटता की मिसाल पेश की। उन्होंने सामूहिक रसवार में दानसारे पूरे साल एकजुटता की मिसाल पेश की। ऊप से इस मांग पत्र को अंतिम रूप दिया और फिर प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के निजी सचिवों के माध्यम से इसे सीधे सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि गुजरात के ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज़ अब सीधे देश के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सफलता की नींव है। अब हम इस पूरे मामले को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। 3 और 4 दिसंबर को होने वाला यह आंदोलन, जिसकी कमान राष्ट्रीय संघर्ष समिति के हाथों में है, वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन का एजेंडा स्पष्ट और एक पॉइंट है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1095 यानी ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन में ठोस और न्यायसंगत बढ़ोतरी सुनिश्चित करवाना। अब सवाल उठता है कि आखिर यह ईपीएस 95 है क्या, और इससे जुड़े पेंशन भोगियों की मांगे इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आइए हम आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1095, यह एक ऐसी पेंशन योजना है जो उन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन APFO के सदस्य होते हैं। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपये प्रति माह निर्धारित की थी। लेकिन दर्शकों, आज के इस दौर में जब महंगाई आसमान छू रही है, 1000 रुपये का क्या मोल रह गया है? यह राशि तो एक व्यक्ति के लिए भी एक दिन का भोजन जुटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा? यही वह मूल कारण है जिसके चलते पेंशन भोगी लंबे समय से इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये प्रति माह किए जाने की मांग कर रहे हैं। ये मांग उनका अधिकार है, अनुकंपा नहीं। अब इसके तकनीकी पहलू को भी समझ लेते हैं ताकि आपको पूरी तस्वीर समझ स्पष्ट हो सके। जब कोई कर्मचारी FFO के सदस्य के रूप में कार्य करता है तो उसके मूल वेतन का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। इसी के साथ उसके नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर का भी 12% योगदान उसके फंड में जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नियोक्ता की योगदान के 12% में से 8.33% हिस्सा सीधे ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में चला जाता है, जबकि शेष 3.67% हिस्सा कर्मचारी के EPF खाते में जमा होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक पेंशनर की भविष्य की पेंशन उसके अपने और उसके नियोक्ता द्वारा किए गए संयुक्त योगदान पर ही निर्भर करती है। ऐसे में जब पेंशन की राशि मात्र 1000 रुपये है तो यह पेंशन भोगियों के साथ एक खुला अन्याय है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का यह आंदोलन इसी अन्याय के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण, संवैधानिक और जबरदस्त जन आक्रोश है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति है इसका पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण और अहिंसक होना। शायद यही कारण है कि इसे देश के तमाम सांसदों का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। यदि आपने पिछले आंदोलनों पर नजर डाली होगी तो आप जानते होंगे कि जब भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद की है, संसद के अनेक जनप्रतिनिधि वहां मौजूद रहे हैं। उन्होंने न केवल पेंशनरों का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि संसद के भीतर भी उनकी मांगों को जोर शोर से उठाया है। इस बार भी ऐसा ही होने की पूरी आशा है। इसके अलावा दिसंबर माह में ही संसद का शीतकालीन सत्र भी आरंभ होने वाला है। ऐसे में इस आंदोलन का समय बहुत ही सटीक और रणनीतिक है।
उम्मीद जताई जा रही है कि इस सत्र के दौरान अनेक सांसद ईपीएस 95 पेंशनरों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे और सरकार के समक्ष इसे एक जरूरी मसले के तौर पर पेश करेंगे। अब बात करते हैं संपूर्ण आंदोलन की रीढ़ कमांडर अशोक रावत की। कमांडर अशोक रावत सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि पूरे देश के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक विश्वास, एक आशा और एक मार्गदर्शक की तरह हैं। उनकी निष्ठा, लगन और अथक परिश्रम की कोई सीमा नहीं है। हाल के दिनों में उनका लगातार राज्यों का दौरा चल रहा है। वह सीधे तौर पर पेंशनरों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को नज़दीक से सुन रहे हैं और उन्हें इस ऐतिहासिक आंदोलन के लिए एकजुट कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही वह महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में उन्होंने पेंशनरों की एक विशाल सभा को संबोधित किया और आने वाले संघर्ष के लिए उनमें नई ऊर्जा का संचार किया। उनके इस प्रयास का सीधा परिणाम यह रहा कि महाराष्ट्र से भारी संख्या में पेंशनर इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित हुए हैं। लेकिन कमांडर अशोक रावत का कार्य केवल पेंशनरों से मिलने तक ही सीमित नहीं है। वह एक कुशल रणनीतिकार की भांति काम कर रहे हैं। वह विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और सांसदों से भी सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं, उन्हें इस मुद्दे की गंभीरता और पेंशनरों की वेदना से अवगत करा रहे हैं और आंदोलन में उनके पूर्ण समर्थन की अपील कर रहे हैं। उनका यह प्रयास है कि सरकार पर एक ऐसा जदबाव बने जिसे नज़रअंदाज कर पाना असंभव हो जाए और सरकार जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि को मंजूरी दे दे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हर पेंशन भोगी के मन में है वह यह है कि क्या ईपीएफओ के तहत जल्द ही 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिल पाएगी। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रमों ने पेंशनरों के मन में उम्मीद की एक नई किरण जरूर जगाई है। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्या ने हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की थी। इस वार्ता के दौरान उन्होंने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित सभी मांगों पर समय रहते उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात थी, परंतु एक मुख्य समस्या यह है कि यह आश्वासन लिखित रूप में नहीं दिया गया था। पेंशन भोगी एक लिखित आश्वासन चाहते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख हो कि पेंशन कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी। अभी तक यह स्पष्टता प्राप्त नहीं हुई है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समिति ने भी अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। इस समिति ने पेंशन में बढ़ोतरी की स्पष्ट सिफारिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से इन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यही वजह है कि इन पेंशनरों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्हें लगता है कि सरकार की ओर से लगातार उन्हें टाला जा रहा है। ऐसे में यह आंदोलन उनकी इसी निराशा और बढ़ते आक्रोश का स्वाभाविक परिणाम है। कमांडर अशोक रावत का लगातार राज्यों का दौरा, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो या फिर महाराष्ट्र, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब पेंशनरों की यह लड़ाई अपने अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। वह हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं जो इस आंदोलन को मजबूती दे सकता है और उन्हें हर जगह जबरदस्त संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यह मुद्दा सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि देश के लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस बार के आंदोलन का परिणाम क्या होगा। क्या सरकार पेंशन भोगियों की जायज मांगों को मानने के लिए तैयार होगी? क्या वह दिन दूर है जब ईपीएस 95 के पेंशनरों को उनका हक मिलेगा? इन सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि यह आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 और 4 दिन संघर्ष को जो कुछ घटित होने वाला है वह देश के श्रमिक वर्ग और पेंशन भोगियों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस आंदोलन की आवाज़ को और ऊंचाओ खबर है, हमें यह खबर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होगा। हमें सोशल मीडिया पर इसकी विस्तृत चर्चा करनी होगी और अपने आसपास के लोगों को इस मुद्दे की महत्ता से अवगत कराना होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पेंशनरों की नौकरी नहीं है बल्कि हर उस कर्मचारी की नौकरी है जो आज नौकरी कर रहा है और भविष्य में पेंशन पाने की आशा रखता है। यदि आज पेंशन भोगियों को न्याय नहीं मिलेगा तो कल को हमारी भी यही दशा हो सकती है। इसलिए इस मैसेज को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नया अपडेट मिलता है हमारी वेबसाइट और हमारे लिए सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए टिप्पणी बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। दर्शकों, यह लड़ाई न्याय की लड़ाई है, फार्मासिस्ट की लड़ाई है और हमें पूरा विश्वास है कि अंततः न्याय अवश्य होगा। पेंशन भोगियों की इस आवाज़ को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब एकजुटता और संघर्ष की शक्ति सामने आती है तो कोई भी सरकार उन्हें पेंशन नहीं दे सकती। 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर इतिहास लिखा जाएगा और हम सब इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।